हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 3 जनसंख्या संगठन के बारे में। तो दोस्तों, जनसंख्या, जन माने क्या होता है? लोग, लोगों की संख्या, संगठन माने दोस्तों इकट्ठा करना। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या अद्वितीय है ना। लोगों की जो आयु है, लिंग है तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक माने अलग किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक माने अलग करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं दे रखा है दोस्तों। व्यवसाय है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा है ना दोस्तों। विशेषताएं में दे रखा है व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। लिंग संगठन, स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषताएं होती है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा दोस्तों कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है ना दोस्तों। कुछ देशों में क्या है कि निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। पुरुष जनसंख्या बट्टे में स्त्री जनसंख्या इनटू में 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। मतलब कुछ देशों में है ना होता है ऐसे दोस्तों, प्रति 1000 मतलब पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है ना दोस्तों। उसके बाद आपको दे रखा है दोस्तों, भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे में पुरुषों की जनसंख्या इनटू में 1000, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत में ऐसे निकाला जाता है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है ना दोस्तों। उसके बाद देखा दोस्तों, इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या माने स्त्रियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। तो उसको घरेलू हिंसा के साथ है ना, घरेलू हिंसा होता है। एक कारण आपका दे रखा है, किसके कारण होता है? सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न होने के कारण होता है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों दे रखा आगे, आपको स्मरण होना चाहिए है ना, आपको याद होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हैं। जैसे आप गांव में देखते हो कि अधिकतर जो महिलाएं गांव में रहती है और उसके जो पति होते हैं पुरुष होते हैं जो शहर में काम करने के लिए चले जाते हैं। इसी कारण वहाँ पे गाँव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखता है। प्रकृति बनाम सामाजिक हानि, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है। माने बायोलॉजिकली दोनों अलग है ना, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है। फिर भी यह लाभ सामाजिक हानि व भेदभाव द्वारा जिन्हें अनुभव करती है और समाप्त हो जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों, समाप्त हो जाता है। आगे दोस्तों बात करेंगे हम, आगे क्या देखा आपका, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात होता है वहाँ पे 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ का है? लेटविया में दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा लेटविया का उच्चतम लिंग अनुपात है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। और इसके विपरीत जो कम है, निम्न लिंग अनुपात है, वह संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि 72 देशों में यह उनके लिए क्या है? प्रतिकूल है दोस्तों। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसों में लिंग अनुपात क्या है? निम्न है। तो लिंग अनुपात चीन में भी कम है, भारत में भी, सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात निम्न है माने कम है। उसके बाद दोस्तों दे रखा आपका, दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प
संख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की क्या है, कमी है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है ना। उत्प्रवास माना उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह काम करना, उत्प्रवास। उसके बाद दोस्तों आपका दे रखा है इसमें, आगे हम बात करेंगे, आगे दोस्तों बात करेंगे आयु संरचना। आयु संरचना क्या है दोस्तों? आयु संरचना, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अत्यधिक खर्च की आवश्यकता होते हैं, है ना। जो वृद्ध माने जो बूढ़े लोगों की जो जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अत्यधिक खर्च किया जाता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ होता है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है। जहाँ पे जन्म दर ऊंची होगा माना ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं, वहाँ पे युवा जनसंख्या क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका दोस्तों दे रखा है आगे, आगे हम बात करेंगे आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु में, जैसे आपका ये पिरामिड की तरह दिखा रखा है, प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों के लिए, ये बायां भाग क्या है, पुरुषों के लिए, और दायां भाग क्या है आपका, स्त्रियों को प्रदर्शित करता है। तो जैसे आपको दे रखा है कि आयु वर्ग दिखा रखा है आपका 0 से 4 है, 5, 10 से 14, है ना। उसके बाद लिखा है ये आपका कुल जनसंख्या है 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6, और आपका दिखा रखा है कि दाएं भाग में स्त्रियों को प्रदर्शित कर रहा है और बायां भाग क्या है आपका, पुरुषों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका आगे दे रखा है आपका, आगे हम बात करते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या हो रही है, विस्तारित होती जनसंख्या। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं, विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों के प्रतिरूप है। अल्प माने क्या था, जो देश थोड़े से विकसित है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर क्या है, उच्च है, के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो भी ऐसे ही दिखाई देंगे। जैसे आपका पिक्चर में दिखा रखा है, ये स्त्री है ना, ये पुरुष, ये नाइजीरिया के पिरामिड की तरह दिखा रखा है, जो कम उम्र के है ना, जिसमें जो युवा लोग हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या है। तो ज़्यादा जन्म लेते हैं तो युवा लोग ज़्यादा होंगे दोस्तों। आगे दोस्तों आपको दे रखा है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या आपको दिखा रखा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है, समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या क्या है यहाँ पे स्थिर है। तो जहाँ पे स्थिर जनसंख्या होता है तो जन्म दर, जितने जन्म लेते हैं उतने मृत्यु होते हैं, दोनों समान होता है, तो उसको वहाँ पे जन्म दर जनसंख्या क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल स्थिर होता है। जैसे आपका पिरामिड में दिखा रखा है कि आप स्त्री और पुरुष है, ये आयु वर्गीय संरचना दिखा रखा है। आयु वर्ग जैसे 0 से 4 है, 5 से 9 है, 10 से 14 है, 15 से 19 है ना, 95 से 99 लास्ट तक दे रखा है आपको। ये ऑस्ट्रेलिया की दिखा रखा है दोस्तों, है ना दोस्तों। उसमें दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हास्यमान जनसंख्या। हास्यमान मैंने कहते कम होना। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म दर माने कम जन्म लेते हैं और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि क्या है, शून्य है और ऋणात्मक है। जहाँ पे निम्न जन्म दर हो माने कम बच्चे जन्म लेते हैं और मृत्यु दर को दर्शाता है। ये आपका पिरामिड कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखा रखा है। यह आयु वर्ग है 0 से 5 से 9, 15 से 19, यहाँ पे स्त्री जनसंख्या, यहाँ पे पुरुष है, जैसे दोस्तों देख लो, है ना। इस पिरामिड में ये हास्यमान क्या है दोस्तों, आपका जनसंख्या है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगे
वृद्धि होती जनसंख्या, जनसंख्या का वृद्ध होना, है ना, वृद्ध होती जनसंख्या। वृद्ध होने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बढ़ा हो, जहाँ पे जो बूढ़े लोग ज़्यादा हो। यह 20वीं शताब्दी की एक नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में हास्य के साथ जनसंख्या में बच्चों की अनुपात घट गया है। माने कम बच्चे जन्म लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे युवा लोग कम होंगे, बुजुर्ग ज़्यादा होंगे, है ना दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों दे रखा है कि ग्रामीण नगरीय संगठन। ग्रामीण माने क्या होता है, गांव, नगरीय माने शहर, संगठन माने इकट्ठा करना। जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय ये में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका का मतलब होता है जो दोस्तों जो जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं, जैसे कोई मजदूरी करते हैं, है ना, और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, आयु, लिंग, संगठन, व्यवसाय संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यदि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में क्या है, भिन्न होती है दोस्तों। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें प्राथमिक क्रियाएं लोग ज़्यादा करके कृषि में संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं। और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश लोग कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात संगठन को दर्शाता है, जैसे आपका कनाडा है, फिनलैंड है। जैसे पश्चिम यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे, नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है दोस्तों। पश्चिम देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। कहाँ पे दोस्तों, आपका पश्चिम के क्षेत्र में। जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से क्या है दोस्तों, अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान, भारत, है ना, भारत है जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आपका दिखा रखा है दोस्तों। नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, महिलाएं नगरीय क्षेत्र में क्या है, अधिक है। कहाँ पे, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है, मतलब मशीन के द्वारा किया जाता है ना, कनाडा के क्षेत्र में। और ये लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है, मतलब पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। तो कृषि क्षेत्र में भारत में क्या होता है, महिलाएं काफ़ी क्षेत्रों में खेती के क्षेत्र में काम करती है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, है ना, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास को रोकते हैं, है ना दोस्तों। तो नगरों में आवास की कमी है, नगरों में क्या है, रहने की दिक्कत होता है, रहन सहन की उच्च लागत होता है क्योंकि किराए रेंट लेना पड़ता है हमें, रोजगार के अवसर की कमी भी होती है महिलाओं के लिए, सुरक्षा की भी कमी होती है ना, और गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। गांव से नगरीय क्षेत्र में महिलाएं बहुत ही कम आती हैं। साक्षरता का मतलब दोस्तों जो पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात इसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता कितना है, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सके, लिख सके और समझ सके के साथ अंकगणितीय परिकलन का करने की योग्यता हो।
तो साक्षरता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पढ़ सके, लिख सके, समझ सके और उसको जोर वोर करने आता हो। आगे दे रखा है दोस्तों आपका, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन चयनित देश है आपका जिम्बाब्वे है, कनाडा है, ब्राज़ील है, नेपाल है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है। ये जो पहला ये तीर तीर का निशान रखा है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, और ऐसे दिखा रखा है आपका काला और वाइट, ये शहर क्षेत्र का दिखा रखा है। प्रति हज़ारों में तुलना किया गया है ना। जैसे आपका 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, यहाँ पे 1032 है, 1087 है जिम्बाब्वे में, है ना दोस्तों। यहाँ पे आपका कनाडा में 1069 है, यहाँ पे 968 है, यहाँ पे 1072, यहाँ पे 902 है, यहाँ पे 938 है नेपाल में, और 1008 है। फिनलैंड में कितना है, 1062 है, 991 है फिनलैंड में। न्यूजीलैंड में कितना देखा आपको, 1051 और 955 है, जो शहरी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्यवसायिक संरचना। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, जो व्यापार किया जाता है ना दोस्तों। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि माने खेती करते हैं, वानिकी करते हैं, मत्स्य माने मछली को पालते हैं, विनिर्माण माने क्या होता है, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। व्यवसायिक परिवहन सेवाएं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं, है ना दोस्तों। तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, व्यवसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, है ना। तो कृषि जो क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आपका वानिकी किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, खनन को प्राथमिक क्रियाओं में, है ना, प्राथमिक क्रिया है। विनिर्माण को द्वितीय क्रिया में डाला गया, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। व्यापार, परिवहन, संचार ये तृतीय क्रिया में है, और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रिया तथा अनुसंधान, सूचना और प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास से जुड़े कार्य को चतुर्थ क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन चार खंडों में कार्यशील जनसंख्या का एक अनुपात राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का एक उच्च सूचक है, अच्छा सूचक है। इस कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में आर्थिक अधिक कर्मियों से समायोजित कर सकती है। यह अर्थव्यवस्था अभी भी क्या है, आदिम व्यवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाता है, विदोहन किया जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों देखो, प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है वे क्रिया होती है जहाँ पे लोग कृषि करते हैं, मछली पालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, है ना, वानिकी करते हैं। और द्वितीय क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें जो प्राकृतिक क्रिया को जो मूल्यवान बनाया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इसमें। और तृतीय क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें आपका जैसे सर्विस सेक्टर होता है, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, जो सर्विस देता है। और चतुर्थ क्रिया वे क्रिया होते हैं जिसमें आपका जो वैज्ञानिक आता है, जो थिंकर बोलते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, है ना दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों।